हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी चंदन कुमार सिंह। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर हम लोग आर्किजन को सॉल्व कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का जो पेमेंट है वो है 500 रुपीज़ ओनली। अभी ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। जिनको ये चाहिए वो अभी भी इनरोल कर सकते हैं पेमेंट इस नंबर पर फ़ोन करके। आप ये पे कीजिए, आपको डेली कम से कम 1 या 2 वीडियो मिलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जिसको वेट करना है वो 1 सप्ताह वेट करें। 1 सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ले सकते हैं, ये पेमेंट जमा करके आप इसके आगे का वीडियो ले सकते हैं। The maximum stress due to stress concentration. The maximum stress due to stress concentration in a bar having circular transverse hole as compared to static stress without hole, बिना होल का और विथ होल जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, लास्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर में अगर सर्कुलर होल है, तब सर्कुलर होल है तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है तो सिग्मा 3, और मिनिमम स्ट्रेस कितना है तो सिग्मा 1। तो जब होल नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर स्ट्रेस कितना है सिग्मा 1, और जहाँ पर होल है वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है सिग्मा 3। दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब सर्कुलर होल है तो सिग्मा 3 जो होता है वो 3 इंटू सिग्मा 1 के बराबर होता है, और सिग्मा 1 के बराबर है। सिग्मा 1 कैंसिल हो गया, दैट मीन 3 टाइम्स। यहाँ पर सिग्मा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1, तो यहाँ से आपको 3 मिला। तो यहाँ पर हम लोग को मिला 3 टाइम्स मोर। नेक्स्ट है फैटिक लाइफ ऑफ ए पार्ट कैन बी इम्प्रूव बाय। किसी पार्ट का फैटिक लाइफ अगर इम्प्रूव करना है हमको, तो फैटिक लाइफ इम्प्रूव कैसे होता है तो शॉर्ट पिनिंग के थ्रू होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, शॉर्ट पिनिंग के थ्रू फैटिक लाइफ मेरा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन स्टैटिक लोडिंग में। स्टैटिक लोडिंग में मोर सीरियस किस में होता है तो ब्रिटल मटेरियल में, और साइक्लिक लोडिंग में मोर सीरियस होता है डक्टाइल में। तो आपसे पूछा गया है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन, तो मोर सीरियस किस में होता है तो ब्रिटल मटेरियल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। नाउ स्टैटिक लोडिंग में द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल नॉट सो सीरियस एज इन ब्रिटल मटेरियल। मतलब स्टैटिक लोडिंग जो सीरियस किस में रहता है ब्रिटल मटेरियल में, और साइक्लिक लोडिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल इज ऑलवेज सीरियस। तो डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस रहता है साइक्लिक लोडिंग में। तो साइक्लिक लोडिंग में ज़्यादा सीरियस किस में रहता है तो डक्टाइल में, और स्टैटिक लोडिंग में ज़्यादा सीरियस रहता है ब्रिटल मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एंड्योरेंस लिमिट और फैटिक लिमिट is the maximum stress that a member can withstand for an infinite number of load application without failure when it is subjected to completely reverse load। जो फैटिक लिमिट हम लोग पढ़े हैं उसमें, या फिर एंड्योरेंस लिमिट जो पढ़े हैं उसमें जो होता है लोड जो लगता है वो कम्प्लीटली रिवर्स लगता है। लोड जो लगता है वो कम्प्लीटली रिवर्स लगता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, इस तरह का लोड लगता है। पॉजिटिव का मतलब होता है टेंसाइल इन नेचर, और निगेटिव का मतलब होता है कंप्रेसिव इन नेचर। दैट मीन्स अगर ये बॉडी है तो बॉडी है यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए इस बॉडी को यहाँ पर, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क टी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी ये फिक्स है। ये जब रोटेट हो रहा है उस वक्त हम इसमें लोड लगा रहे हैं, तो जब लोड लगाएंगे तो उस वक्त ये चूँकि रोटेट भी कर रहा है और लोड भी हम लगा रहे हैं, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि टॉप फाइबर जो है वो अभी क्या है कंप्रेशन इन नेचर, और बॉटम फाइबर टेंशन में है। लेकिन जैसे ही एक थोड़ा सा रोटेट करेगा तो जो बॉटम फाइबर है वो आपका कंप्रेशन में हो जाएगा, और टॉप फाइबर जो होगा और निगेटिव में, क्योंकि कंटिन्यूसली रोटेट तो कर रहा है ना। तो टॉप फाइबर पहले ऊपर था, फिर नीचे, वही टॉप फाइबर नीचे चला गया। जब नीचे चला जाएगा तो टेंशन लगेगा, और ऊपर में है दैट मीन्स कंप्रेशन। मतलब एक ही फाइबर जो है बार बार टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन झेलते रहता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग इसमें हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना है।
तो फैटिक स्ट्रेंथ कैन बी इम्प्रूव बाय, फैटिक स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होता है? तो अभी देखिए हम लोग शॉर्ट पिनिंग के थ्रू इंप्रूव होता है, कोल्ड वर्किंग कहीं करते हैं तो उसके थ्रू भी इंप्रूव होगा, ग्राइंडिंग करेंगे तो वो भी इंप्रूव होगा, ग्राइंडिंग और लैपिंग के बारे में आप लोग प्रोडक्शन में पढ़े होंगे, लैपिंग करेंगे तो भी आपका फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। लेकिन हॉट वर्किंग करेंगे तो मेरा फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगा, हॉट वर्किंग करेंगे तो और मुलायम हो जाएगा वो, दैट मीन्स वो उसमें फैटिक स्ट्रेंथ मेरा इंप्रूव उससे नहीं होने वाला। हॉट वर्किंग, मुलायम कहने का मतलब है कि पहले उसका हॉट वर्किंग करेंगे दैट मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, दैट मीन नया नया ग्रेन बन जाएगा, तो उससे फैटिक लिमिट मेरा इंप्रूव नहीं होता है। फैटिक लिमिट इंप्रूव होता है कोल्ड वर्किंग के थ्रू। नाउ यूजिंग ग्रेजुअल चेंज इन सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट जो इसमें है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम देखें कि सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। ग्रेजुअल चेंज अगर होगा तो आपका फैटिक स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर टू इंक्रीज द फैटिक लिमिट, फैटिक लिमिट बढ़ाने का कौन सा सही प्रोसीजर नहीं है? तो शॉर्ट पिनिंग से फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होता ही है, कोल्ड वर्किंग से भी इंप्रूव होता है। अंडर स्ट्रेसिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए शॉर्ट पिनिंग ही आप कर रहे हैं तो सरफेस तो अंडर स्ट्रेस में चला जाता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सरफेस के ऊपर डेवलप होता ही है, तो अंडर स्ट्रेसिंग भी होगा। सरफेस कार्बोराइजेशन हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्शन में, तो कार्बोराइजेशन में क्या होता है, सरफेस को हार्ड बनाया जाता है, तो डीकार्बोराइजेशन मतलब सरफेस को फिर से सॉफ्ट बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डीकार्बोराइजेशन। अगर सरफेस को हम सॉफ्ट बना दिए तो उसका फैटिक लिमिट इंप्रूव कहाँ हो रहा है? तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो है सरफेस डीकार्बोराइजेशन। डीकार्बोराइजेशन करने से उसका फैटिक लिमिट इंप्रूव नहीं होता है। नेक्स्ट है कोएक्सिंग। कोएक्सिंग क्या होता है? कोएक्सिंग के बारे में पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, किसी पेपर में था कोएक्सिंग, तो इसको डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार रिकैपिटुलेट कर लेते हैं इसको कि कोएक्सिंग होता क्या है। कोएक्सिंग का अगर हम बात करें तो कोएक्सिंग से में जाने से पहले अभी जो हम डिस्कस किए हैं उसके बारे में, किसी भी मटेरियल का अगर यील्ड पॉइंट है आपके पास 500 मेगापास्कल, यील्ड पॉइंट ये है, तो अगर फैटिक लोडिंग लगाते हैं उसके ऊपर, फैटिक लोडिंग मतलब रिपीटेड लोडिंग उस पर लगाते हैं, तो जो वो फेल करेगा वो 500 में फेल नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई मटेरियल यील्ड पॉइंट से ज़्यादा जाने के बाद फेल करता है, लेकिन ये 500 में फेल नहीं करेगा, ये 50 में ही फेल कर जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर रिपीटेड लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटिक स्ट्रेंथ। अब ये फैटिक स्ट्रेंथ है इस बॉडी का, किसी भी बॉडी का फैटिक स्ट्रेंथ ये है कि जब रिपीटेड लोडिंग लगाएंगे तो पहले ही फेल कर जाएगा 500 मेगापास्कल तक पहुँचे बिना। अब बात आता है कि अगर हम 50 मेगापास्कल उसका फैटिक स्ट्रेंथ है, तो इस फैटिक स्ट्रेंथ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इस फैटिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएक्सिंग। इसमें होता क्या है वो थोड़ा सा गौर करने वाला बात है। द फैटिक रेजिस्टेंस ऑफ सम मटेरियल शोइंग ए फैटिक लिमिट, जिसको हम इंडोरेंस लिमिट भी बोलते हैं, मे बी इम्प्रूव, वो इम्प्रूव हो सकता है कुछ मटेरियल के लिए, एंड द प्रोसेस नोन एज कोएक्सिंग। इम्प्रूवमेंट बाय कोएक्सिंग इज अचीव्ड बाय, कोएक्सिंग के द्वारा इंप्रूवमेंट कैसे होता है? तो इसमें ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल बिलो द फैटिक लिमिट। फैटिक लिमिट 50 है, किसी बॉडी का फैटिक लिमिट 50 है, तो हम 40 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 40 से स्टार्ट किए, एक बढ़ाए, 41 लोड लगा रहे हैं, फिर एक बढ़ाए, फिर 42 लगाए, फिर एक बढ़ाए, 43, 44, 45, 46, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग लोड अगर हम उसके ऊपर लगाएं, मतलब हमेशा बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ भी रहा है और इंक्रीजिंग लोड इंक्रीज भी हो रहा है, तो उसका फैटिक स्ट्रेंथ जो है 50 नहीं होगा, अब वो टूटेगा 55 या 60 पे, तो फैटिक स्ट्रेंथ आपका इंप्रूव हो गया। तो ये इस तरह से हम फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल बिलो द फैटिक लिमिट, दस द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए मेटल followed by gradually increasing amplitude of the alternating stress of small increments. One of the first report of the coaxing was published by Sinclair, who found that the fatigue resistance of ingot iron, जिसको SAE 1050 और 2340 स्टील इज कंसिडरेबली इंक्रीज, फैटिक स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फैटिक स्ट्रेंथ हम दूसरे मटेरियल का भी इंप्रूव कर पाएँ। वाइल एल्युमिनियम अलॉय के लिए फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होता है, नॉट इंप्रूव, लेकिन इस आयरन के लिए फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव किया जा सकता है अगर हम इंक्रीजिंग लोड अगर हम लगाएं और वही ग्रेजुअली
वैरी करते हुए तब, तो फैटिक स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा सकते हैं फिलहाल के लिए। ना यहाँ पर अगर हम बेसिक एस एन कर्व देखें, बेसिक एस एन कर्व देखें तो बेसिक एस एन कर्व अगर इसका ऐसा है तो उसके फैटिक स्ट्रेंथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं विथ इंक्रीजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ फैटिक लाइफ ऑफ स्टील बाय कोएक्सिंग के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग कोएक्सिंग देखे अभी कि फैटिक लिमिट बाय ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल बाय द सक्सेसिवली इंक्रीजिंग लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो किस में ज़्यादा होता है? तो स्टैटिक लोडिंग में आपका ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा होता है और साइक्लिक लोडिंग में आपका डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा सीरियस होता है। तो साइक्लिक लोडिंग में डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होता है और स्टैटिक लोडिंग में आपका ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होता है, ये पहले भी देखे हम लोग। तो वेरी सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल, स्टैटिक लोडिंग में वेरी सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द नोज एंगल ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, आइजोड और चारपाई टेस्ट हम लोग टफनेस को मेजर करने के लिए करते हैं। उसमें जो नोच एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आइजोड टेस्ट। आइजोड टेस्ट में आपका जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को आप वर्टिकल डायरेक्शन में रखोगे और चारपाई टेस्ट में उसको हॉरिजेंटल रखोगे। ये जो नोच एंगल है, ये नोच एंगल इज़ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है। और नोच का जो डेप्थ होता है, ये डेप्थ जो होता है वो 2 मिलीमीटर का होता है, 2 मिलीमीटर का डेप्थ होता है। ये रहा पोजीशन। इसमें जो एंगल होता है 45 डिग्री और जो डेप्थ होता है वो 2 मिलीमीटर का डेप्थ होता है। नोच का जो डेप्थ है वो 2 मिलीमीटर का होता है। चारपाई इम्पैक्ट इज शोइंग द स्पेसिमेन अरेंजमेंट ऑन द एनविल बिफोर बीइंग हिट बाय द पेंडुलम। ये चारपाई का अरेंजमेंट है। चारपाई वी नोच, चारपाई में और आइजोड में दोनों में एंगल जो होता है 45 डिग्री का ही होता है, मतलब स्पेसिमेन सेम होता है। नोच ज्योमेट्री 2.25 मिलीमीटर नोच रूट रेडियस 0.25 मिलीमीटर होता है, डेप्थ होता है 2 मिलीमीटर का और एंगल होता है 45 डिग्री का। नेक्स्ट है इन विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग में द पिरामिड इंडेंटर जो यूज़ करते हैं उसमें एपेक्स एंगल कितना होता है? तो पिरामिड इंडेंटर जो हम यूज़ करते हैं वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इस इन्वर्टेड पिरामिड का जो एंगल होता है 136 डिग्री होता है, इन्वर्टेड पिरामिड। विकर्स हार्डनेस, विकर हार्डनेस में क्या होता है? विकर हार्डनेस टेस्ट इज सिमिलर टू द ब्रिनल टेस्ट, हाउएवर इट यूजेज फोर साइडेड इन्वर्टेड डायमंड पिरामिड। फोर साइडेड इन्वर्टेड डायमंड पिरामिड, ये पिरामिड अगर है तो ये डायमंड पिरामिड, फोर साइडेड डायमंड पिरामिड का यूज़ करते हैं और उसमें जो एंगल ऑफ एपेक्स जो होता है 136 डिग्री होता है। द वीकर्स हार्डनेस नंबर HV से डिनोट करते हैं, इसको हम HV से डिनोट करते हैं। इज द रेशियो ऑफ इम्प्रेस्ड लोड टू द स्क्वायर इंडेंटेड एरिया। इसमें जो होता है HV जो होता है वो किसके बराबर होता है? लोड अपॉन स्क्वायर ऑफ द एरिया, एरिया का स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया का स्क्वायर, लोड अपॉन एरिया का स्क्वायर के बराबर होता है ये HV। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ये भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग, तो साइक्लिक लोडिंग में डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होता है। साइक्लिक लोडिंग जब कभी अप्लाई कर रहे हैं हम, साइक्लिक लोडिंग जब कभी अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा सीरियस होता है डक्टाइल में और लेस सीरियस होता है ब्रिटल में। बट स्टैटिक लोडिंग अगर है तो स्टैटिक लोडिंग में ज़्यादा सीरियस होता है आपका ब्रिटल में और लेस सीरियस होता है आपका डक्टाइल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साइक्लिक लोडिंग में वेरी सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है द इन टेस्टिंग ए मटेरियल फॉर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ इट इज सब्जेक्टेड टू। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के लिए जब टेस्ट कर रहे हैं हम, इंड्योरेंस लिमिट निकालने के लिए, फैटिग स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, तो उसमें हम लोड लगाते हैं वो कंप्लीटली रिवर्स लोड लगाते हैं। नेक्स्ट है इफ द मटेरियल फेल बिलो द यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट से पहले वो फेल करता है तो जब फैटिग स्ट्रेंथ
फैटिक स्ट्रेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो फैटिक के वजह से वो यील्ड स्ट्रेंथ से पहले फेल करता है, और जब वो फेल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई। ये भी पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है द फैटिक लिमिट ऑफ मटेरियल। फैटिक लिमिट ऑफ मटेरियल इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन, किस पे मेनली डिपेंड करता है, तो मेनली डिपेंड अपॉन द कोर कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल का कोर कंपोजिशन कैसा है, जो मटेरियल है मेरे पास उसका कोर कैसा है, कोर सॉफ्ट मटेरियल का है कि हार्ड मटेरियल का, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फैटिक लिमिट ज़्यादा होगा उसका या कम होगा। नेक्स्ट है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग अगर करेंगे तो उससे फैटिक स्ट्रेंथ आपका इंप्रूव होगा, ये भी पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड पॉइंट इन फैटिक लोडिंग। जब कोई फैटिक लोडिंग कर रहे हैं तो जो टूटेगा वो ओरिजिनल यील्ड पॉइंट से कम होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यील्ड पॉइंट इन फैटिक लोडिंग इज लोअर एज कंपेयर टू यील्ड पॉइंट इन स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग के कंपैरिजन में यील्ड पॉइंट इन फैटिक लोडिंग जब कोई भी होगा तो पहले ब्रेक करेगा, दैट मीन उसका लोअर वैल्यू लोअर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेसिडुअल स्ट्रेस इन ए मटेरियल। रेसिडुअल स्ट्रेस इन ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड से कोई मतलब इसको नहीं होता है, ये उससे इंडिपेंडेंट होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ये यूजुअल प्रीमिसेस इन स्ट्रेस एनालाइजिंग मशीन एलिमेंट इज दैट इफ द लोड इज जीरो स्ट्रेस इज जीरो। लोड जीरो होगा, जब स्ट्रेस लोड जीरो होगा तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, इसको हमको इसमें एक दूसरा एलिमेंट है, ये एक दूसरे से क्लैम्प किया हुआ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक थर्ड एलिमेंट को मेरे को अटैच करना है, तो थर्ड एलिमेंट को यहाँ अटैच कर दी। लेकिन इसी एलिमेंट को अगर हमको यहाँ पे जोड़ना पड़े तो इसको हमको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके, यहाँ से खोल कर फोर्स अप्लाई करके यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे। जब यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो इस मेंबर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिसाइड कर जाएगा। अभी इस मेंबर में कहीं लोड हम अप्लाई नहीं किए हैं, कहीं लोड अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इस मेंबर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिसाइड कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस। कह रहा है कि हाउएवर, यहाँ पर हम लोग देखें कि लोड अगर जीरो होगा तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। हाउएवर द डिस्कशन ऑफ प्री लोडिंग इंट्रोड्यूसेस एन आइडिया ऑफ टू और मोर पार्ट्स मे बी क्लैम्प टुगेदर। दो या दो से अधिक पार्ट को आपस में क्लैम्प करते हैं इन सच ए वे दैट बिल्ट इन टेंशन इन सम पार्ट अपोजेस द बिल्ट इन कंप्रेशन इन अदर। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि नॉन जीरो स्ट्रेस आर इंट्रोड्यूस इन द पार्ट बाय प्री लोडिंग। प्री लोडिंग की वजह से नॉन जीरो स्ट्रेस मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेसिडुअल स्ट्रेस है उस बॉडी में। इवन व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज जीरो, एक्सटर्नल लोड लगा भी नहीं फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिसाइड कर गया, जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेस। इस पार्ट में अगर हमको किसी भी थर्ड एलिमेंट को अगर अटैच करना पड़े यहाँ और यहाँ अटैच करना पड़े तब तो आसान है, अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ अटैच करना पड़े तो हमको इस बॉडी को फोर्स लगा के थोड़ा बेंड करके यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, तो इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिसाइड कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस। ये रेसिडुअल स्ट्रेस हम अभी फोर्स अप्लाई भी नहीं किए, लोड अप्लाई भी नहीं किए, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस। इस रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से मतलब एक्सटर्नल लोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटर्नल लोड जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इस रेसिडुअल स्ट्रेस से। मतलब ये रेसिडुअल स्ट्रेस अलग चीज़ है, वो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस इस मेंबर में डेवलप होगा वो अलग चीज़ है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द बिल्डिंग अप द वॉर्न। कोई पार्ट अगर वॉर्न हो गया या अंडर साइज हो गया, पहले से एक पार्ट था मेरे पास, कोई भी एलिमेंट था, उस पार्ट का कुछ पार्ट आपका वॉर्न हो गया या अंडर साइज हो गया, तो इट इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसका साइज हम लोग पहले प्रीवियस जैसा साइज हम लोग उसका कर देंगे। फॉर द टाइम बिंग, आप अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एलिमेंट है, पहले ये इतना बड़ा होता था, लेकिन इतना घिस करके
इतना घिस करके अब ये थोड़ा छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, तो अंडर साइज हो गया। अंडर साइज हो गया तो हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके इसका साइज को वापस उतना ही बड़ा कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उतना ही बड़ा कर देंगे। तो ये सही मेथड है या नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू अंडर साइज पार्ट को आपको फिर से आपको ओरिजिनल साइज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बेस्ट मेथड है। प्लेटिंग, प्लेटिंग मतलब प्लेटिंग बाय इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कैन इन्वॉल्व, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर एक एडिशनल लेयर चढ़ा देना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉफ्ट प्लेटिंग मटेरियल सच एज जिंक का लेयर चढ़ाना, टीन का, लेड का या कॉपर का, या हार्ड प्लेटिंग मटेरियल सच एज क्रोमियम और निकेल का लेयर उसके ऊपर हम चढ़ाते थे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग ऑफ पार्ट इज डन टू, किसी भी पार्ट में प्लेटिंग हम लोग करते हैं, काहे के लिए करते हैं, टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन नहीं हो इसलिए हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। दैट मीन्स उसमें पेंट जैसा कुछ उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस, प्लेटिंग करने से क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस आपका इंप्रूव होता है। फॉर एस्थेटिक अपीयरेंस, और वो उसका अपीयरेंस बहुत ही लस्टर हो जाता है। नाउ इन एडिशन क्रोमियम प्लेटिंग इज यूज टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, क्रोमियम प्लेटिंग अगर कर रहे हैं दैट मीन्स वो वियर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगा। क्रोमियम जो कि हार्ड मटेरियल है दैट मीन्स उसका प्लेटिंग करेंगे तो उसका वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। एंड टू बिल्ड अप द साइज ऑफ वॉर्न एंड अंडर साइज पार्ट, कोई पार्ट अगर वॉर्न हो गया या अंडर साइज हो गया तो उसको भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसके सरफेस को भी रिगेन किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ क्रोमियम और निकेल will create the significant residual tensile stress in the plating material along with the micro cracking। अगर कहीं माइक्रो क्रैकिंग है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये रेसिडुअल टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप करता है, और साथ साथ वो माइक्रो क्रैकिंग कहीं है तो उसको भी वो ठीक कर देता है। कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फैटिक रेजिस्टेंस ऑफ क्रोमियम और निकेल पार्ट, प्लेटेड पार्ट। नेक्स्ट है द रिडक्शन आर ग्रेटेस्ट इन हायर strength steel at longer and immediate lives and depend upon the plating thickness। तो ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पहले से भी आप लोगों को पता होगा। तो अगर कोई वॉर्न या अंडर साइज पार्ट है तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसके साइज को फिर से रीगेन किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इन नाइट्राइडेड पार्ट, नाइट्राइडेड पार्ट मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन का अगर लेयर चढ़ा देते हैं तो भी उसका हार्डनेस इंप्रूव होता है। तो नाइट्राइटेड पार्ट में द ऑरिजिन ऑफ फैटिक क्रैक, फैटिक क्रैक अगर होगा, फैटिक की वजह से क्रैक होगा तो चूंकि सरफेस तो हार्ड है, चूंकि नाइट्राइटेड पार्ट है, तो कहाँ पर आपका फैटिक क्रैक इनिशिएट होगा, इनिशिएट होता है वो जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के जस्ट बिलो वो इनिशिएट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन सरफेस हार्डन टीथ। मान लीजिए टीथ है, कोई गियर का टीथ है जिसका सरफेस बहुत ही हार्ड है, चाहे उसको केस हार्डनिंग किए या नाइट्राइडेड किए, केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग दोनों का दोनों हम लोग मटेरियल साइंस से पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा किए हैं तो उसका सरफेस बहुत ही हार्ड है। मे ऑकर स्पेलिंग, स्पेलिंग होगा वहाँ पर, कॉज बाई ओरिजिनेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ फैटिक क्रैक अंडर द हार्डन लेयर, हार्डन लेयर के नीचे वो क्रैक जो होगा वो इनिशिएट होगा या ओरिजिनेट होगा। तो कितना डेप्थ में वो ओरिजिनेट होता है वो, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट एट अ डेप्थ ऑफ 0.4 BC। अगर बी उसका विड्थ है, BC उसका विड्थ है, तो 0.4 BC, 0.4 BC डेप्थ, किसी सरफेस के 0.4 BC डेप्थ, अगर ये सरफेस है, सरफेस के 0.4 BC डेप्थ के नीचे क्रैक आपका इनिशिएट होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कहाँ ओरिजिनेट होगा क्रैक, क्रैक ओरिजिनेट होगा जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के जस्ट बिलो ओरिजिनेट होगा। जबकि ऑप्शन में नन ऑफ द एबव है, आप सतर्क रहिएगा। हम बुक कहीं डाले हैं वहाँ पर, बुक के अलावा हम कहीं का नहीं डालते हैं। नेक्स्ट द प्रोसेस विल इंक्रीज द फैटिक ड्यूरेशन ऑफ द पार्ट, फैटिक लाइफ, फैटिक ड्यूरेशन दैट मीन फैटिक लाइफ, फैटिक लाइफ कैसे इंप्रूव होता है, तो फैटिक लाइफ जो इंप्रूव होता है वो शॉर्ट पिनिंग के थ्रू इंप्रूव होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं दैट मीन वॉर्न पार्ट जो होता है या फिर लस्टर के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी के सरफेस के ऊपर कर देते हैं, उससे मेरा फैटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होता है, फैटिक ड्यूरेशन, फैटिक लाइफ मेरा इंप्रूव नहीं होता है। तो फैटिक लाइफ इंप्रूव होता है शॉर्ट पिनिंग के थ्रू।
नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए मेंबर मेड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, द मेंबर मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का मेंबर है, विल जनरली बी मोर रिजिड, कास्ट आयरन का जो मेंबर होता है वो ज़्यादा रिजिड होता है एज ए कंपेरिजन ऑफ स्टील, स्टील के कंपेरिजन में वो ज़्यादा रिजिड होता है। तो इसीलिए किसी मशीन का जो बेड होता है वो बेड जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और कास्ट आयरन के पास एक और प्रॉपर्टी होता है, वो वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका बेड जो होता है, मशीन का बेड हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के डिजाइन कंसिडरेशन से ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कास्ट आयरन, कास्ट कंपोनेंट जो भी होता है आर स्टेबल होता है, रिजिड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मशीन या फोर्ज पार्ट। फोर्जिंग या मशीनिंग पार्ट जो होता है उसके कंपैरिजन में आपका कास्ट आयरन जो होता है या कास्ट किया हुआ जो पार्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल और रिजिड होता है। और ज़्यादा के लिए इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पर ए मेंबर मेड ऑफ कास्ट आयरन आर जनरली मोर रिजिड देन ए मेंबर ऑफ इक्वल लोड कैरिंग एबिलिटी मेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू फैटिग, रेजिस्टेंस टू फैटिग ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड बाय एंड्योरेंस लिमिट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट मशीन मेंबर द डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, मशीन मेंबर का जो बना होता है, पार्ट्स बना होता है, वो किस मटेरियल का ज़्यादा बना होता है? तो वो ज़्यादा बना होता है आपका कास्ट आयरन का, क्योंकि उसका डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है, डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होता है। डैम्पिंग कैपेसिटी हाई का मतलब ये है कि हाई वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है उसके अंदर। नाउ डैम्पिंग कैपेसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए साइक्लिक और रैपिड लोडिंग एंड अनलोडिंग। मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है, दैट मीन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है किसी भी मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कैपेसिटी। विथ एन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे बेल मेटल, पीजो इलेक्ट्रिक मेटल या पियानो का जो वायर होता है, ये सब का जो डैम्पिंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है, ये सब एक्सेप्शन है। लेकिन जितना भी इंजीनियरिंग मटेरियल है या फिर इंजीनियरिंग मशीन हम बनाते हैं वो सारा का डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए। हाई डैम्पिंग कैपेसिटी इज डिजायरेबल फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल के लिए हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होना बहुत ही जरूरी है। हाई डैम्पिंग कैपेसिटी इज डिजायरेबल इन इंजीनियरिंग मटेरियल्स to prevent the large amplitude vibration, to prevent the large amplitude vibration nickel is 100 times better than aluminum in damping, मतलब डैम्पिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, डैम्पिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी निकेल का 100 टाइम्स बेटर होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज फॉर द फ्रेम ऑफ मशीन टूल, मशीन टूल का फ्रेम बनता है ग्रे कास्ट आयरन का, ड्यू टू वेरी गुड डैम्पिंग कैपेसिटी, डैम्पिंग कैपेसिटी उसका बहुत अच्छा होता है, इसलिए मशीन टूल का जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए इंजीनियरिंग मटेरियल का, एक्सेप्ट बेल मेटल, पीजो इलेक्ट्रिक मेटल या पियानो वायर, इसका डैम्पिंग कैपेसिटी आपका कम होता है, तो इसका हाई होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इंड्योरेंस लिमिट इन शेयर टू द इंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्चर। कौन सा मटेरियल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पूछ रहा है इंड्योरेंस लिमिट शेयर का बाय इंड्योरेंस लिमिट ऑफ फ्लेक्चर का, दैट मीन बेंडिंग का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो कौन सा मटेरियल ये पूछ नहीं रहा है, ये इसका डेटा इनसफिशियंट है और ये डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और याद रखना है तो कन्फ्यूज़न है, क्यों कन्फ्यूज़न है? क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर वही बात पूछ रहा है कि इंड्योरेंस लिमिट इन शेयर ऑफ कार्बन स्टील कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ फ्लेक्चर, वह सेम क्वेश्चन है, तो आंसर दोनों जगह डिफरेंट है, इसलिए हम अगर इसमें अगर सही मारना हो तो 0.75 हो सकता है, 0.75 या 0.8 होता है अप्रोक्स, इसमें 0.75 है ही नहीं, क्या डेटा है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मेरे तरफ से छोड़ ही दीजिए, और आपको याद रखना है तो आप सर्च कीजिए थोड़ा दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मशीन डिजाइन का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा था आपका सिग्मा टी बाई टाउ, तो वैल्यू मिला था हम लोग को 3/2। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि शियर बाई टेंशन, मतलब कि टाउ बाई सिग्मा टी, तो ये मिलेगा 2/3। ये 2/3। ये क्वेश्चन भी वही कहानी है। एट लो कार्बन स्टील at low temperature say 75 डिग्री सेल्सियस द नोच बार इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टील। इम्पैक्ट टेस्ट में हम लोग जो करते हैं वहाँ पर जो नोच स्पेसिमेन हम लोग लेते हैं जिसका एंगल 45 डिग्री बना होता है आईजो टेस्ट में या 4 टेस्ट में, 75 डिग्री सेल्सियस पर एट कम टेम्परेचर पर उसका जो वैल्यू है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितना वो टूटेगा, वो वैल्यू अगर आप ग्राफ उसका देखिएगा तो ग्राफ उसका इस तरह से बढ़ता है। यहाँ करीब 75 है, 75 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ और टेम्परेचर को प्लॉट अगर हम करें तो 75 पे उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाया क्योंकि यहाँ 75 था और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 800 या 700 600 है, तो हाई स्ट्रेंथ में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अगर हम लो टेम्परेचर पर, वो स्पेसिमेन है मेरे पास, तो लो टेम्परेचर से आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर से अगर पीछे आएंगे 75 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, लो टेम्परेचर पर आएंगे तो घट रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। आप किस साइड आप जा रहे हो ये आपको नहीं पता। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम अगर आप देखोगे इम्पैक्ट टेस्ट में, मतलब आइजो टेस्ट में, तो वहाँ पर अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ोगे तो आपका बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है, और जबकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक आओगे तो घट रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बढ़ेगा या घटेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सस्पेंस में ही है।